हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। तो आज हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक फॉर एसबीआई क्लर्क प्री इसका हम सेट 2 करने वाले। इसका सेट 1 ऑलरेडी अपलोड है, जहाँ पर हम डिफरेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक फॉर एसबीआई क्लर्क प्री डिस्कस किए थे। तो इसका लिंक ऊपर दिया होगा, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, तो आप लोग जाकर इसको देख सकते हो। तो क्लास शुरू होने से पहले और एक बात, जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बैंकिंग प्लस कोर्स में, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क पीओ के लिए, तो मेरा जो कोड है BIS.SHAH100 आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप लोग को टोटल कोर्स फी के ऊपर 10% डिस्काउंट मिले। तो क्लास शुरू करते। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने इसमें क्या बोला गया है उसको पहले पढ़ लेते, फिर इसको समझते। तो क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, ए मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन आइटम एट 50% ओवर इज कॉस्ट प्राइस। तो तो मैन्युफैक्चर क्या किया, एक तो आइटम को मार्क किया है, उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% से मार्क किया है आइटम को, ये बोला गया है। हाउएवर ड्यूरिंग सेल ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 40% टू कस्टमर। तो क्या बोला गया, जब बेचने के टाइम में वो कस्टमर को 40% डिस्काउंट दिया है। इफ़ कस्टमर पेज ₹13.50 फॉर ए आइटम, अगर कस्टमर मैन्युफैक्चरर को 13.50 रुपीज़ पे करता है आइटम के लिए, व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरर्स नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन। तो मैन्युफैक्चर का नेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन को, तो देख लेते। तो इधर में जो बोला गया है, पहले तो बोला गया है मैन्युफैक्चर क्या किया है, मैन्युफैक्चर ने आइटम को मार्क किया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% से, ये बोला गया है। और से बेचने के टाइम में ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 40%। बेचने के टाइम में वो कस्टमर को 40% डिस्काउंट दिया है। एंड कस्टमर पेज ₹13.50 फॉर आइटम, और कस्टमर मैन्युफैक्चर को 13.50 रुपीज़ पे किया है, ये बोला गया है। तो व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरर्स नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देख लेते। तो पहले तो हम मान लेते लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। तो हम मान लेते कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम दैट इज 100 रुपीज़। तो आइटम का कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिए, 100 रुपीज़ मान लिए, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, देन मार्क प्राइस बोला गया, मार्क प्राइस जो है आइटम का, वो बोला गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% से मार्क किया गया है। तो मार्क प्राइस होगा 100 इंटू 150/100, दैट इज 150 रुपीज़। इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया 40% का, तो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया 40% का। तो डिस्काउंट किसके ऊपर देता है, मार्क प्राइस के ऊपर देता है। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलेगा हमको, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट इज 150 इंटू 60%, 150 का 60%, क्योंकि 40% डिस्काउंट दिया गया है, दैट इज 0 काट देंगे तो इधर आ जाएगा 15 6 90। तो 90 रुपीज़ क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है आइटम का। अब हमको देखना है कस्टमर क्या कितना पेमेंट किया, 13.50 रुपीज़ पेमेंट किया। तो 90 का मतलब क्या है, तो 90 का मतलब है दैट इज 90 मतलब है 13.50। और हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट की लॉस कितना हो रहा है, अगर हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 90 है, तो इधर से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इधर से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 90 है, तो लॉस मिल रहा है हमको। तो लॉस मिल रहा है, इधर से हमको लॉस कितना मिल रहा है, दैट इज़ लॉस मिल रहा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना 90, दैट इज 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो 90 का मतलब क्या है, दैट इज 30.50। तो 10 का मतलब क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो 90 का मतलब अगर 13.50 है तो 10 का मतलब क्या है, दैट इज 13.50 बाई 90 इंटू 100 इंटू 10। तो पॉइंट उठाकर इधर 100 बैठा देंगे, तो इधर 0 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो 15/10 क्या होता है 1.5 रुपीज़। तो लॉस कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 1.5 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। तो लॉस इक्वल्स टू 1.50 लॉस, इतना लॉस हो रहा है। तो इधर जो पूछा गया था टोटल होल ट्रांजैक्शन में मैन्युफैक्चर का कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1.5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो होल ट्रांजैक्शन में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 एक बार फिर देख लेते। 50% फिर 40% डिस्काउंट दिया गया है, तो सॉरी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मार्क किया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.50 रुपीज़ लॉस। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 1.50 लॉस। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मार्क किया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.50 लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है रेशियो ऑफ इनकम एंड टू एक्सपेंडिचर ऑफ वीर इज 8:5। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बोला गया है वीर का, दैट इज 8:5 बोला गया है। इफ इनकम ऑफ वीर इज इंक्रीज बाई 50%, अगर वीर का जो इनकम है वो अगर 50% से बढ़ जाता है, एंड सेविंग ऑफ वीर रिमेन द सेम, और बोला गया सेविंग जो है वीर का वो सेम ही होगा, सेम ही रहेगा, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू बाय ऑब्लिक इंक्रीज एक्सपेंडिचर टू इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ वीर। तो वीर का जो न्यू एक्सपेंडिचर है मतलब इंक्रीज जो एक्सपेंडिचर है और उसके साथ इनिशियल एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनेगा, ये हमको देखना है। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन को, तो इधर तो पहले वीर का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको बोला गया दैट इज 8:5। तो इधर का अगर देखते हम मान लेते लेट इनकम ऑफ वीर, इनकम ऑफ वीर, वीर का इनकम को हम क्या मान लेते दैट इज 8x मान लेते, और इनकम ऑफ वीर मान एक्सपेंडिचर ऑफ वीर मान लेते 5x। एक्सपेंडिचर लेट एक्सपेंडिचर ऑफ वीर, एक्सपेंडिचर ऑफ वीर उसको हम मान लेते दैट इज 5x। तो इनकम ऑफ वीर मान लेते 8x और एक्सपेंडिचर ऑफ वीर मान लेते 5x। तो सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग होगा, सेविंग का सेविंग मतलब क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या है वीर का दैट इज 8x, एक्सपेंडिचर है 5x, तो सेविंग आ जाएगा 3x। अब हमको बोला गया है अगर वीर ने अपने इनकम को 50% बढ़ा दिया है तो उसका इनकम कितना आएगा, तो इफ वीर increased his income by 50%, देन इनकम ऑफ वीर क्या होगा, देन इनकम ऑफ वीर हो जाएगा, पहले वीर का इनकम कितना था दैट इज 8x, अभी उसका इनकम कितना होगा दैट इज 8x इंटू 150/100, दैट इज क्या आ रहा है 0 से 0 काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 12x आ रहा है। अभी वीर का इनकम कितना आ रहा है 12x, बट बोला गया है जो सेविंग है वो सेम है। सेविंग पहले कितना था 3x रुपीज़ था, अभी भी सेविंग कितना 3x ही है। तो अगर सेविंग सेम है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो न्यू एक्सपेंडिचर बनेगा दैट इज 12x माइनस 3x दैट इज 9x। तो एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है 9x आ रहा है। अब हमको बोला गया है नया एक्सपेंडिचर और जो पुराना एक्सपेंडिचर इनिशियल एक्सपेंडिचर उसका रेशियो क्या बनेगा, तो इधर आ जाएगा इसका आंसर रेशियो ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर टू इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा दैट इज
9x और इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज 5x, तो x कट जाएगा, 9:5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 9:5। तो पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था, जो इंक्रीज एक्सपेंडिचर है और जो इनिशियल एक्सपेंडिचर उसका रेशियो पूछा गया था 9x:5x, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 9:5 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 9:5। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला गया इसको देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, vessel A and B contain mixture of milk and water in the ratio of 2:3 and 3:1 respectively। तो वेसल ए, दो वेसल के बारे में बोला गया, वेसल ए और वेसल बी। तो बोला गया जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वेसल ए में कितना है, 2:3 है, और मिल्क और वाटर का रेशियो वेसल बी में कितना है, 3:1। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसके बाद बोला गया मिक्सचर ऑफ वेसल ए एंड बी मिक्स इन वेसल सी। तो वेसल सी में ए और बी का मिक्सचर को मिक्स किया गया है। इफ क्वांटिटी ऑफ वेसल ए एंड बी इज सेम, अगर दोनों का क्वांटिटी ए और बी का, अगर वेसल ए और बी का क्वांटिटी सेम होगा, एंड वेसल सी कंटेन 92 लीटर ऑफ मिल्क, अगर वेसल सी में 92 लीटर मिल्क है, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल ए। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल ए क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो पहले जो दिया गया ए और बी में, वेसल ए और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो बोला गया 2:3 और 3:1, और वेसल ए और बी को मिक्स किया गया वेसल सी में। और क्या बोला गया, दोनों का ए और बी का जो वेसल ए और बी है उसका क्वांटिटी सेम है, और वेसल सी में 92 लीटर मिल्क है, ये बोला गया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल ए हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन के कैसे करेंगे तो देख लेते। तो वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो तो इधर हम देखते, लेट क्वांटिटी ऑफ वेसल ए एंड वेसल बी, दोनों का वेसल का क्वांटिटी सेम है, ये बोला गया है। वेसल ए एंड वेसल बी दैट इज x लीटर। तो क्वांटिटी को हम क्या मान लिए, टोटल क्वांटिटी जो वेसल ए एंड वेसल बी उसको हम मान लिए दैट इज x लीटर ईच। अब अगर देखते वेसल ए में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, तो वेसल ए में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, दैट इज x, इसका 2/5 दैट इज 2x/5 लीटर। वेसल ए में मिल्क का क्वांटिटी है 2x/5 लीटर, टोटल क्वांटिटी x, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, दैट इज वेसल ए में मिल्क का क्वांटिटी है x × 2/5 दैट इज 2x/5 लीटर। और क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी में कितना है, वेसल बी में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी। तो वेसल बी में जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो कितना है, दैट इज x, इसका बोला गया दैट इज कितना है, मिल्क का क्वांटिटी के 3:1 दैट इज 3/4। तो मिल्क का क्वांटिटी कितना है वेसल बी में, दैट इज 3x/4 लीटर। अब दोनों को मिक्स किया गया वेसल सी में, जिसमें बोला गया 92 लीटर मिल्क है। तो इसका मतलब 2x/5 प्लस 3x/4 इक्वल्स टू क्या है, 92 है। तो ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 8x और इधर आ जाएगा 315x इक्वल्स टू 92। तो इधर क्या बन रहा है, 15 + 8 दैट इज 23x का वैल्यू, 23x/20 का वैल्यू आ रहा है 92। तो 23 से इसको काटेंगे दैट इज 4, x का वैल्यू क्या आ रहा है, इधर से x का वैल्यू मिल रहा है 4 × 20 दैट इज 80। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, 80 लीटर मिल गया। तो इधर जो पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ वेसल ए, तो क्वांटिटी ऑफ वेसल ए क्या आ जाएगा, 80 लीटर, क्योंकि वेसल ए का क्वांटिटी को हम क्या माने थे, x लीटर माने थे। तो इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 80 लीटर, तो वेसल ए का टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 80 लीटर।
तो इसका आंसर क्या होगा, 80 लीटर इसका आंसर है। तो इधर जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 80 लीटर इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 80 लीटर, ये वाला क्वेश्चन की करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ इसका देख लेते हैं। Nihal takes T days to do the work while Saif takes 60/5 days to do the same work। तो क्या बोला गया, निहाल एक काम कर रहा है T डेज में और सैफ उसी काम को 60/5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। इफ़ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करें, दे विल कंप्लीट 33% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। तो दोनों मिलकर अगर काम करना शुरू करें तो दोनों टोटल काम का 33% कंप्लीट करेगा 9 डेज में। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन को, तो इधर तो पहले बोला गया है निहाल कितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, टी डेज, और सैफ टाइम ले रहा है 60/5 डेज। अब दोनों मिलकर काम कर रहा है, दोनों 9 डेज में 33 और टोटल वर्क का 33% कंप्लीट किया है। तो पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी। तो अगर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को, तो निहाल अगर टी डेज टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो निहाल कैन कंप्लीट ए वर्क, निहाल कैन कंप्लीट ए वर्क इन टी डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो निहाल कैन डू वर्क इन 1 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज 1/t पार्ट। तो निहाल अगर टी डेज में पूरा काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज 1/t। और इधर जो बोला गया 9 दिन, तो 9 डेज में कितना काम करेगा, तो निहाल कैन डू वर्क इन 9 डेज, 9 डे में करेगा, दैट इज 9/t पार्ट। सेम सैफ जो है वो एक काम को कंप्लीट कर रहा है, कैन कंप्लीट ए वर्क, एक काम को कंप्लीट कर रहा है 60/5 डेज में। अब तो सैफ एक दिन में कितना काम करेगा, तो सैफ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 डे, इन 1 डे एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज 5/60 डेज पार्ट। तो 9 डे में कितना काम करेगा, तो सेम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डे, 9 दिन में कितना काम करेगा, दैट इज 5 9 45/60 टी है 60 पार्ट, इतना काम करेगा। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल निहाल 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 9/t, और सैफ 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 45/60। तो इसका आ जाएगा दैट इज 60 और 60 एलसीएम 60, इधर आ जाएगा 6 9 54, इधर आ जाएगा 45। तो इसका मतलब इधर आ रहा है 99/60, ये किसके इक्वल है, टोटल वर्क का 33% बोला गया, तो 33/100 होगा। तो 33 से काटेंगे 3 2 6, 2 से काटेंगे 50। तो इधर से हमको टी का वैल्यू क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। ठीक है, तो बोला गया था 9 दिन में निहाल कितना काम कर रहा है, 9/t, और 9 दिन में सैफ कितना काम कर रहा है, 45/60। तो इसका अगर एलसीएम करते हैं तो 60 आ जाएगा, इधर 6 9 54, अगर 45 दैट इज 99/60। तो 99/60 मतलब जो काम कर रहा है टोटल वर्क का 33% के इक्वल है। तो 99/60 इक्वल टू क्या होगा, 33/100 होगा, क्योंकि जो 9 दिन में बोला गया दोनों मिलकर टोटल वर्क का 33% कर रहा है। तो 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 99/60। तो इसकी ए वाला किसकी इक्वल होगा, 33/100 के इक्वल होगा। तो 33 से 99 को काटेंगे 3 से 6 को काटेंगे 2 से 100 को काटेंगे 50। तो 30 टी का वैल्यू आ गया 50। तो इधर से हमको टी का वैल्यू क्या मिल गया, 50 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो पूछा गया है, बोला गया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर 50। तो इसका आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 50। तो आप आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया।
तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम के आने का बहुत चांस है, तो आप इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपको ये वाला क्वेश्चन के PDF मेरा टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जाकर उसको ज्वाइन हो जाना और इसका PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आता है, एक बार से एक वाला सेशन को 2-3 बार देखिए ताकि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन को समझ में आ जाए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो 5 में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर मेक्स 800 आर्टिकल एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹1.50 पर आर्टिकल। तो मैन्युफैक्चरर क्या किया है, 800 आर्टिकल को बनाया है, एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बोला गया 1.50 रुपीज़ है। ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस सच ए वे से सच होगा such that if only 600 articles are sold, he would make a profit of 30% of his outlay। तो क्या बोला गया, वो ऐसे तरीके से अपने सेलिंग प्राइस को फिक्स किया है ताकि वो 600 आर्टिकल बेचने से उसको उसका आउटले के ऊपर 30% प्रॉफिट अर्न करता है। हाउ मच ही सोल्ड 620 आर्टिकल एट दिस प्राइस। अच्छा, ये वाला हाउ मच नहीं होगा, ये वाला इधर कुछ मिस्टेक है। अच्छा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला मिस्टेक है। ही सोल्ड 620 आर्टिकल एट दिस प्राइस, वो इसी प्राइस में 620 आर्टिकल को बेचा है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द टोटल आउटले। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द टोटल आउटले हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट अनसोल्ड आर्टिकल, जो अनसोल्ड आर्टिकल है उसको यूजलेस है, वो उसका कोई प्राइस नहीं है, वो यूजलेस है, ये बोला गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 800 आर्टिकल है, उसका पार्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना है 1.50, और वो सेलिंग एक एक आर्टिकल को सेलिंग प्राइस इसी तरीके से फिक्स किया था कि उसको 600 आर्टिकल बेचने से उसको टोटल आउटले के ऊपर 30% प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है, ये बोला गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर आर्टिकल दैट इज ₹1.50 ईच। एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 1.50। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल हो जाएगा दैट इज 800 इंटू 1.50 बाई 100, दैट इज 0 से 0 काटेंगे तो इधर आ जाएगा, पॉइंट उठाकर 100 बैठा दिए, दैट इज 1200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 800 आर्टिकल का 1200 रुपीज़। अब वो बोला गया है वो 600 आर्टिकल को वो सेलिंग प्राइस को इसी तरीका से फिक्स किया है ताकि उसको 600 आर्टिकल बेचने से टोटल आउटले के ऊपर 30% प्रॉफिट अर्न होता है। तो टोटल आउटले कितना है 1200। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल दैट इज 600 इंटू, अच्छा, टोटल सेलिंग 600 आर्टिकल दैट इज 1200 इंटू 130 बाई 100। टोटल आउटले के ऊपर बोला गया 30% प्रॉफिट अर्न कर रहा है 600 आर्टिकल बेचने से, तो इधर 0 से 0 कट जाएगा, दैट इज 12 इंटू 30 दैट इज 1560। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 600 आर्टिकल का 1560। अब 620 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आगा, तो 600 आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया दैट इज 1560 रुपीज़ है, तो 620 आर्टिकल को उसी प्राइस में बेचा गया बोला गया, तो 620 आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो देन सेलिंग प्राइस ऑफ 620 आर्टिकल दैट इज 1560 बाई 600 इंटू 620। तो 0 से 0 काटेंगे, वाला 0 से 0 काटेंगे दैट इज
6 से काटेंगे, 6 2 12, 6 6 36, 26 इंटू 62, तो 26 इंटू 2 क्या होता है 52, 26 इंटू 5 6, दैट इज 26 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 156, 156 और 5, तो इधर आ रहा है 151612, तो इधर टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है 1612 और टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है 1200, और जो बोला गया जो अनसोल्ड आर्टिकल है वो यूजलेस है, उसका कोई प्राइस वैल्यू नहीं है, तो इधर से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना, टोटल सेलिंग प्राइस है 1612 और कॉस्ट प्राइस कितना 1200, तो प्रॉफिट कितना आ गया दैट इज 412। तो 412 1200 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज 412 बाई 1200 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 12 से 412 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 412 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 12 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, इधर आ जाएगा 552, 12 4 ज़ा 48, तो इधर आ रहा है 4, तो 34 4 बाई 12 दैट इज 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, दैट इज इसका आंसर आ रहा है 34 1/3% इसका आंसर आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ रहा है 34 1/3%। तो इधर जो पूछा गया था टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमको पूछा गया था, टोटल आउटले के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, इसका आंसर है 34 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर 34 1/3% इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के जो पूछा गया था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया था, तो हमको प्रॉफिट पहले निकालना है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाले, तो 800 आर्टिकल को बेचने से टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है 1200 और 620 आर्टिकल बेचने से टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है 1612। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया दैट इज 412, प्रॉफिट आ गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते, तो 412 बाई 1200 इंटू 100 किए, तो इसका आंसर आ गया 34 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए 34 1/3% इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या बोला गया उसको पहले देख लेते। तो इधर बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर दैन द ट्रेन बी। तो ट्रेन ए का जो स्पीड है वो बोला गया 20% ज़्यादा है ट्रेन ए बी का स्पीड से, व्हिच इज 10% फास्टर देन ट्रेन सी। और क्या बोला गया ट्रेन बी जो है वो ट्रेन सी से 10% फास्टर है। टाइम टेकन बाई ट्रेन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन टाइम टेकन बाई ट्रेन सी टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या बोला गया सेम डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन सी को जो टाइम लग रहा है और ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है, बोला है ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है कितना परसेंटेज कम है जो ट्रेन सी को टाइम लग रहा है, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर देखते इसको, तो इसको हम पहले मान लेते लेट स्पीड ऑफ ट्रेन सी का स्पीड को हम मान लेते दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन सी का स्पीड को हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोला गया ट्रेन बी का जो स्पीड है वो 10% ज़्यादा है ट्रेन सी का स्पीड से, तो ट्रेन बी का बी स्पीड क्या आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी दैट इज 100 इंटू 110/100, क्योंकि 10% ज़्यादा बोला गया है, दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको ट्रेन बी का स्पीड मिल गया 110 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन सी का स्पीड हम पहले ही मान चुके हैं 100 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया था जो ट्रेन बी का स्पीड है वो बोला गया 10% ज़्यादा है ट्रेन सी का स्पीड से, तो ट्रेन बी का भी स्पीड मिल गया 110 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए आ जाएगा दैट इज ट्रेन ए का स्पीड आ जाएगा दैट इज 110 इंटू बोला गया 20% ज़्यादा है ट्रेन ए का स्पीड जो है 20% ज़्यादा है दैट इज 120/100 आ गया। तो 0 से 0 काटेंगे तो इधर आ जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर।
तो इधर से हमको क्या मिल गया, स्पीड ऑफ ट्रेन सी का स्पीड मिल गया 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी का स्पीड बोला गया जो 100 किलोमीटर, उससे ट्रेन सी का स्पीड से 10% ज़्यादा है। तो ट्रेन बी का स्पीड आ गया 100 इंटू 110/100 दैट इज़ 110 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन ए का जो स्पीड है वो बोला गया ट्रेन बी का स्पीड से 20% ज़्यादा है। तो ट्रेन ए का स्पीड आ जाएगा 110 इंटू 120/100 दैट इज़ 132 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोला गया है तो इधर से हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज एलसीएम ऑफ 100, 110 और 132। अगर इसके एलसीएम करते हैं तो इधर आता है 3300 किलोमीटर। तो इसको हम मान सकते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 100, 110, 132 दैट इज 3300 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ रहा है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है ट्रेन सी को, ट्रेन बी को और ट्रेन ए को कितना टाइम लग रहा है ये वाला डिस्टेंस को कवर करने में। तो टाइम टेकन ट्रेन सी को कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन सी को अगर टाइम लग रहा है 3300 किलोमीटर, क्या है पूरा टोटल डिस्टेंस है, उनमें ट्रेन सी को स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको क्या मिल गया दैट इज़ ट्रेन सी का स्पीड मिल गया दैट इज़ 33 आवर। फिर अगर देखते हैं ट्रेन बी का स्पीड कितना है, टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस है 3300 किलोमीटर और ट्रेन बी को टाइम लग रहा है 110 किलोमीटर पर, ट्रेन बी का स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी को कितना टाइम लग रहा है दैट इज़ 0 से 0 काटेंगे दैट इज़ 30 आवर। और ट्रेन ए अगर देखते हैं, ट्रेन ए का जो अगर देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3300 किलोमीटर और ट्रेन ए को टाइम कितना ट्रेन ए का स्पीड कितना है 132 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको ट्रेन ए को कितना टाइम लग रहा है हमको मिल जाएगा दैट इज़ इधर आ जाएगा 300 इसको 25। अब जो बोला गया 25 आवर, अब हमको क्या बोला गया, अब हमको बोला गया है ट्रेन ए को कितना परसेंटेज कम टाइम लग रहा है ट्रेन सी से, ए हमको फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन सी को कितना टाइम लग रहा है 33 आवर और ट्रेन ए को कितना टाइम लग रहा है 25 आवर। तो परसेंटेज ऑफ लेस टाइम टेकन बाई सी, तो परसेंटेज ऑफ लेस टाइम टेकन बाई सी ये वाला आ जाएगा दैट इज 33 से 25 कितना कम है दैट इज 8 कम है, 8/33 इंटू 100। तो ये वाला आ जाएगा 800/33 अगर करेंगे 66 140 इधर आ रहा है 132। तो इधर क्या आ रहा है दैट इज 132 इधर आ रहा है दैट इज 8। तो 24 8/33 8/33%। तो इसका आंसर आ रहा है 24 8/33%। जो परसेंटेज ऑफ लेस टाइम टेकन बाई सी, तो इसका आंसर आ रहा है 24 8/33 जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई 24 8/33 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएगा 24 8/33%। तो ए कितना परसेंटेज कम टाइम लग रहा है ए को सी से दैट इज 24 8/33, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 24 8/33 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया इसको देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 and 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्या बोला गया, तो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1, उनमें से 30 लीटर मिक्सचर को उठाया गया है और उसको रिप्लेस किया गया वाटर से, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more टाइम, इस प्रोसेस को और एक बार दोहराया गया है एंड नाउ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 45 लीटर। अभी जो मिल्क का क्वांटिटी है वो बोला गया 45 लीटर है। देन व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले जो बोला गया है मिल्क और वाटर का रेशियो बोला गया 2:1 और उसमें 30 लीटर मिक्सचर को उठाया गया और उसको रिप्लेस किया गया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, और इस प्रोसेस को और एक बार दोहराया गया है, जिसकी वजह से अभी क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 45 लीटर है। अब हमको पूछा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितना था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मान लेते लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को मान लेते दैट इज 2x लीटर, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर को मान लेते हैं x लीटर, एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम मान लेते दैट इज x लीटर। तो टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल क्वांटिटी, तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा दैट इज टोटल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज 2x प्लस x दैट इज 3x लीटर। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है 30 लीटर मिक्सचर को उठाया गया और उसको रिप्लेस किया गया है 30 लीटर वाटर से, और इस प्रोसेस को और एक बार दोहराया गया है, जिसकी वजह से मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 45 लीटर हो गया है। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये हमको फाइंड आउट देखना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम जब करते हैं तो अब होता है इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, कितना क्वांटिटी लिया गया है, क्वांटिटी टेकन आउट बाय टोटल क्वांटिटी ना कितना बार करा गया है दैट इज फाइनल क्वांटिटी। तो ये वाला किसके इक्वल है, फाइनल क्वांटिटी के इक्वल है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ फाइनल क्वांटिटी ऑफ जो बोला गया फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को क्या है 45 लीटर है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोला गया 45 लीटर है। तो इसको अगर देखते इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है दैट इज 2x, तो 2x इंटू 1 माइनस कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, कितना क्वांटिटी को टेकन आउट किया गया है 30 बाई टोटल क्वांटिटी कितना है 3x, और इसको कितना बार किया गया है 2 टाइम्स इक्वल्स टू क्या होगा 45 लीटर। तो ये वाला आ जाएगा दैट इज इसको सॉल्व करेंगे 2x इधर आ जाएगा 3 से 10 को हटी 10, तो x माइनस 10 बाई एक्स होल स्क्वायर दैट इज 45। तो इस तरह क्या आ रहा है दैट इज 2x, इसका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो इधर x से एक्स स्क्वायर को काटेंगे x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको इधर करते 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 200 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 45x। तो इधर क्या आएगा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 40x, इधर आएगा तो 45x दैट इज 85x आ जाएगा, प्लस 200 इक्वल्स टू 0। तो 200 इंटू 2 क्या होता है 400, 400 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 80। तो इधर आ जाएगा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 5x प्लस 200 इक्वल्स टू 0। तो इधर आ जाएगा दैट इज 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 40, और इधर 5 कॉमन ले देगा x माइनस 40 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इधर आ रहा है x माइनस 40 और इधर क्या आ रहा है 2x माइनस 5।
इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 40 और x 2x माइनस 5 आ रहा है, तो इधर x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 40 और इधर x का वैल्यू आ रहा है 5/2। बट फ्रैक्शन वाला वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इधर जो बोला गया है टोटल बोला गया 30 लीटर मिक्सचर को उठाया गया है, तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि 5/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका हमको कंसीडर करेंगे सिर्फ 40 लीटर को। तो एक्स का वैल्यू को हम मानेंगे 40 लीटर। तो इधर से हमको क्या मिल गया, दैट इज वाटर कितना, एक्स का वैल्यू को हम मानेंगे 40। तो फ्रैक्शन वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका एक्स के वैल्यू को हम मानेंगे 40। तो इधर जो पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा गया, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या था 3x। तो फ्रैक्शन वैल्यू को मानते हैं अगर 2.5 × 3 कैसे होता, उनमें से 30 लीटर हम कैसे टेकन आउट कर सकते थे। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर लेते 5/2 दैट इज 2.5 होता। तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर क्या था, दैट इज 3x लीटर था। तो 3 × 2.5 दैट इज 7.5 लीटर। तो उनमें से 30 लीटर कैसे लिया गया होता मिक्सचर से, तो ये वाला कैंसिल हो गया। 40 को हम कंसिडर करेंगे। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा दैट इज 3x दैट इज 3 × 40 120 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ गया 120 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ गया 120 लीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 लीटर। तो इधर जो पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा गया, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा 3x लीटर दैट इज 3 × 40 120 लीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 120 लीटर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। तो इसका क्वेश्चन भी इसका रॉन्ग मार्क किया हुआ है, ये वाला 80 लीटर नहीं होगा, मार्क रॉन्ग किया है। इसका आंसर आ जाएगा 120 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसके बाद जो बोला गया था रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 6:5। तो मंथली इनकम का रेशियो बोला गया है पी और क्यू का 6:5 रेस्पेक्टिवली, एंड द मंथली एक्सपेंडिचर इज ऑफ पी इज 40% मोर देन दैट ऑफ क्यू। तो पी का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो बोला गया क्यू का मंथली एक्सपेंडिचर से 40% ज़्यादा है। इफ़ सेविंग ऑफ पी इज 10% लेस देन दैट ऑफ क्यू, अगर पी का जो सेविंग है वो क्यू का सेविंग से 10% कम है, देन व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ इज स्पेंड बाई क्यू। तो कितना पोर्शन क्यू ने अपना मंथली सैलरी का स्पेंड करता है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन को दो देख लेते। तो पहले तो इनकम का रेशियो बोला गया पी और क्यू का 6:5। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू क्या बोला गया है, पी एंड क्यू का इनकम का रेशियो बोला गया 6:5। तो लेट इनकम ऑफ पी मान लेते, लेट इनकम ऑफ पी मान लेते दैट इज 6x, एंड इनकम ऑफ क्यू मान लेते दैट इज 5x। ठीक है। अब बोला क्या गया है, अब जो बोला गया पी क्यू से 40% ज़्यादा खर्च करता है, ये बोला गया है। पी का जो एक्सपेंडिचर है 40% ज़्यादा है क्यू से। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पी is 40% more than that of Q। बोला गया that of Q, P का जो एक्सपेंडिचर है Q से 40% ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट एक्सपेंडिचर ऑफ Q दैट इज 100। तो एक्सपेंडिचर ऑफ P क्या आ जाएगा, दैट इज़ 140। और दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, दैट इज़ 5:7। तो इधर से हम मान लेते हैं लेट एक्सपेंडिचर मान लेते हैं पी क्यू का, एक्सपेंडिचर क्यू का मान लेते हैं 5x
और पी का मान लेते हैं दैट इज 5y और 7y, क्योंकि 5y और 7y मान लिए। अब क्या बोला गया, इधर तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो क्यू का जो पी का जो सेविंग है वो बोला गया क्यू का सेविंग से 10% कम है। तो पी का सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग क्या होता है, सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो पी का जो सेविंग है वो बोला गया है, तो पी का सेविंग कितना है 6, पी के इनकम है 6x और सेविंग कितना है पी का 7y। तो 6x माइनस 7y ये बोला गया है जो क्यू का सेविंग्स है, क्यू का सेविंग कितना है 5x माइनस 5y, उसका बोला गया उससे 10% कम है, मतलब 90% होगा। तो 0 से 0 काटेंगे तो ये वाला आ जाएगा 60x माइनस 70y इक्वल्स टू 5 9 से 45x माइनस 5 9 से 45y। तो इधर क्या आ रहा है 60x माइनस 45x इक्वल्स टू माइनस 70y माइनस 45y। तो ये वाला क्या आ रहा है दैट इज 15x इक्वल्स टू आ रहा है 25y। तो 5 3 जो 15, 5 5 जो 25। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, x बाई वाई का वैल्यू आ रहा है 5/3। तो हमको बोला गया क्यू अपने सैलरी का कितना पोर्शन स्पेंड करते हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू का अगर देखते हैं क्यू का एक्सपेंसेस कितना है, इनकम है 5x, तो x का वैल्यू है 5। तो इनकम ऑफ क्यू, तो अगर देखते हैं वाला, तो इसको अगर हटा देते तो इनकम ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, इनकम ऑफ क्यू दैट इज 6 है, क्यू का इनकम कितना 5x है, तो 5 इंटू 5, एक्स का वैल्यू है 5, 5 इंटू 5 दैट इज 25। और एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू है दैट इज 5y, क्यू के 5y था तो y का वैल्यू था 3 दैट इज 5 इंटू 350। तो एक्सपेंडिचर क्यू इनकम का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज 15/25। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3 15, 5 5 25 दैट इज 3/5। तो बोला गया क्यू इन व्हाट पोर्शन ऑफ मंथली सैलरी स्पेंड बाय क्यू, क्यू अपना मंथली सैलरी का कितना पोर्शन स्पेंड करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। अपना मंथली सैलरी का 3/5 पोर्शन वो स्पेंड करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/5। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी को ये वाला क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में क्या बोला गया है, तो 9 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है ए बैग कंटेन्स 9 वाइट 5 ब्लैक एंड 4 ग्रे स्टोन। तो एक ब्लैक बैग में 9 वाइट है, 5 ब्लैक है और 4 ग्रे स्टोन है। 2 स्टोन आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड थ्रोन आउट। 2 स्टोन को रैंडमली उठाया गया है और उसको थ्रो आउट कर दिया गया है। नाउ 1 स्टोन इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अभी बचे हुआ स्टोन से एक स्टोन को रैंडमली उठाया गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोन इज ड्रॉन इज ब्लैक। जो स्टोन को ड्रॉ किया गया है वो ब्लैक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो आपको एक ही क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो देख लेते। तो पहले जो बोला गया बैग में वाइट स्टोन कितना है, वाइट स्टोन है 9, ब्लैक स्टोन कितना है ब्लैक बैग में दैट इज 5 और ग्रे स्टोन कितना है बैग में दैट इज 4 ये बोला गया है। तो 2 स्टोन को रैंडमली उठाया गया है और उसको थ्रो आउट कर दिया गया है।
तो टोटल स्टोन कितना है इधर 9 + 5 दैट इज 14, 14 + 4 दैट इज 18। तो टोटल स्टोन है 18। अगर 4 स्टोन को उठाए रैंडमली, 2 स्टोन को रैंडमली उठाने के बाद उसको अगर थ्रू आउट कर दिया गया है तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितना है? इफ 2 स्टोन थ्रोन आउट, देन टोटल स्टोन कितना है? दैट इज 60, 18 - 2 दैट इज 16। तो टोटल स्टोन आ गया 16। तो अब बोला गया अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? केस 1, हम दोनों तीनों इधर 3 केस आएगा। फर्स्ट केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 में अगर होता है तो उधर बोला नहीं गया, रैंडमली बोला गया। 2 स्टोन को रैंडमली ड्रॉन आउट करके उसको फेंक दिया गया, थ्रोन आउट कर दिया गया है। अब केस 1 में 2 स्टोन में जो 2 स्टोन को थ्रोन आउट कर दिया गया है वो ब्लैक हो सकता है। अगर ब्लैक होता है तो उसका एक जो उसके बाद जो एक स्टोन को उठाया गया है उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? इफ 2 स्टोन इज आर ब्लैक, अगर दोनों स्टोन ब्लैक होता है तो अभी ब्लैक कलर स्टोन कितना होगा? तो ब्लैक कलर स्टोन, देन ब्लैक स्टोन होगा, पहले कितना था? पहले था 5, उसमें से अगर 5 स्टोन से 2 स्टोन को फेंक दिया गया, अभी कितना स्टोन बचा है? 3। तो अभी बोला गया है उसके बाद एक स्टोन को उठाया गया है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? वो वाला ब्लैक होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो स्टोन उठाया गया है उसके बाद वो ब्लैक कलर का होगा, दैट इज 3 में 1 होगा। तो 3 में 1 ब्लैक होगा, दैट 3C1, दैट इज अभी की टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितना है? 16C1। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इफ 1 स्टोन इज ब्लैक, अगर एक स्टोन ब्लैक होता है, स्टोन इज ब्लैक, देन ब्लैक कलर स्टोन कितना आ रहा है? अभी ब्लैक, अगर एक स्टोन ब्लैक होता है जो फेंक दिया गया है जो स्टोन को, उनमें से अगर एक ब्लैक कलर स्टोन होता है तो ब्लैक कलर स्टोन अभी कितना होगा? पहले था 5, उनमें से एक चला जाएगा, दैट इज 5 - 1 दैट इज 4। और उनमें से 4 में एक ब्लैक स्टोन ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? तो एक ब्लैक स्टोन ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, दैट इज 4C1/16C1। तो 4C1/16C1। अब लास्ट में देखते हैं, इफ नो स्टोन इज ब्लैक, कोई भी स्टोन अगर जो उठाकर फेंक दिया गया, अगर इसमें से कोई भी स्टोन ब्लैक नहीं होता है, और कलर का हो सकता है बट ब्लैक कलर का नहीं होगा, नो स्टोन इज ब्लैक, देन प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? तो ब्लैक कलर स्टोन जितना था 5 था, 5 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो स्टोन उठाया जाएगा वो ब्लैक कलर का होगा, दैट इज 5C1/16C1। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? दैट इज इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा, दैट इज 3C1/16C1 प्लस 4C1/16C1 प्लस 5C1/16C1। तो इधर क्या आ रहा है? 3C1 मतलब 3/16, 16C1 मतलब 16 प्लस 4C1/16C1 मतलब 4/16, और इधर क्या आ रहा है? 5C1/16C1 5/16। तो इसको करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा, 9, 9 + 3 12। तो 3 4 3 से 12, 4 4 से 16। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इधर जो पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टोन इज ड्रॉन इज ब्लैक, जो स्टोन उठाएगा वो ब्लैक कलर का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? इसका आंसर आ जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 10 में क्या बोला गया? 10 में जो ऑप्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। पाइप एम कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। तो पाइप एम बोला गया एक टैंक को फिल कर सकता है 8 आवर्स में। पाइप एन कैन एम्प्टी द टैंक इन 9 आवर्स। और पाइप एन क्या कर सकता है? टैंक को खाली कर सकता है 9 आवर्स में। ये बोथ पाइप बोथ द ओपन ऑल्टरनेटिवली, अगर दोनों पाइप ऑल्टरनेटिवली ओपन रहता है
स्टार्टिंग विथ पाइप एम, अगर पाइप एम से शुरू करते हम, फाइंड आउट हाउ मच टाइम इज टू बी टेकन टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखते हैं पाइप एम जो फिलर पाइप है, फिलर पाइप उसको हम प्लस करके डिनोट कर रहे हैं, और टैंक को फिल कर सकते हैं 8 आवर्स में, और पाइप जो एन है वो टैंक को खाली करता है 9 आवर्स में। तो इधर से हमको टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ जाएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 8 and 9 72 यूनिट्स। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया 72 यूनिट्स। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या मिल गया, 72 यूनिट्स। तो एम का एफिशिएंसी क्या है, टाइम इतना लग रहा है, तो एफिशिएंसी अगर देखना है, एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी है दैट इज 72 टोटल वर्क बाय टाइम, टोटल वर्क है 72 यूनिट्स, टाइम कितना लग रहा है पाइप एम को, दैट इज 9 यूनिट पर आवर। तो इधर हमको मिल गया दैट इज एफिशिएंसी मिल गया पाइप एम का, दैट इज 9 यूनिट पर आवर, और टोटल वर्क है 72 यूनिट्स, उसमें एन का टाइम लग रहा है 9 आवर, तो एन का एफिशिएंसी मिल गया दैट इज 8 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो एम का एफिशिएंसी आ गया 9 यूनिट पर आवर, और एन का एफिशिएंसी आ गया 8 यूनिट पर आवर। तो अगर देखते हैं, अब बोला क्या गया क्वेश्चन में है टैंक को कितना टाइम में फिल करेगा। तो लास्ट में कौन सा पाइप काम करेगा, अगर टैंक को फिल करने का बात हो रहा है, इसमें दोनों पाइप के बारे में बोला गया। एक पाइप है फिलिंग पाइप जो टैंक को फिल कर रहा है, और एक पाइप जो है टैंक को खाली कर रहा है। तो अगर देखने को मिल रहा है टैंक को फिल करने का बात हो रहा है, तो लास्ट आवर में कौन सा पाइप काम करेगा, दैट इज पाइप एम। अगर पाइप एन काम करता तो टैंक को क्या करता, खाली कर देता। बोला गया टैंक भर्ती होगा, तो टैंक भर्ती कौन कर रहा है, पाइप एम काम कर रहा है। तो लास्ट आवर में पाइप एम काम करेगा, तो पाइप एम कितना काम करता है, 9 यूनिट, 1 घंटा में 9 यूनिट भरता है। तो अगर देखते एज देयर इज टॉकिंग अबाउट filling the tank, so in last hour pipe M fill the tank, 9 यूनिट फिल करेगा। ठीक है, तो 9 यूनिट अगर लास्ट आवर में पाइप एम फिल कर देता है, तो रिमेनिंग टैंक का पोर्शन कितना, रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग आ जाएगा दैट इज रिमेनिंग पोर्शन कितना आ रहा है, रिमेनिंग पोर्शन दैट इज 72 माइनस 9 63। तो रिमेनिंग पोर्शन आ रहा है 63 यूनिट, और इसको कौन भर रहा है, ए और बी, पाइप एम और एन मिलकर भर रहा है। दोनों का कॉम्बाइन एफिशिएंसी क्या आएगा देखते हैं। 2 घंटा में एक अल्टरनेटिवली ओपन रहता है, तो 2 घंटा में एम और एन मिलकर कितना पोर्शन फिल करता है, तो 2 इन 2 आवर्स 2 घंटा में वो टैंक का कितना पोर्शन भर रहा है, दैट इज एम माइनस एन, क्योंकि एम माइनस एन क्यों हुआ, एम भरता है एन खाली करता है, दैट इज 9 माइनस 8 यूनिट, दैट इज 1 यूनिट भर रहा है। तो 2 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है, तो 63 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट भर रहा है 2 घंटा में, तो एक यूनिट भर रहा है 2 घंटा में, तो 63 यूनिट भरेगा कितना घंटा में, दैट इज 126 आवर में। तो 63 यूनिट भरेगा कितना आवर में, दैट इज 126 आवर में। अब 1 घंटा और कौन काम किया, पाइप एम ने काम किया 1 घंटा, लास्ट आवर में पाइप एम ने काम किया है। तो अगर लास्ट आवर में पाइप एम ने काम किया है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम टेकन कितना आएगा, दैट इज 126 प्लस 1, दैट इज 127 आवर। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 127 आवर लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर डी जो पूछा गया है इसका आंसर आ जाएगा 127 आवर। तो 1 यूनिट बढ़ रहा है 2 घंटा में, तो 63 यूनिट बढ़ेगा 126 आवर में। तो 126 अगर लास्ट आवर में पाइप एम ने एक 9 यूनिट भरा है, तो लास्ट आवर में कौन काम किया? पाइप एम ने काम किया। तो 126 + 1 दैट इज 127 आवर पूरा टाइम लग रहा है। तो टाइम को फिलअप करने में 127 आवर टाइम लग रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 127 आवर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर, कि ताकि आपको और भी ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास मिलते रहे, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छी तरह बन सके। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आप लोग का टेलीग्राम का लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उधर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन के PDF मिल सके और प्रैक्टिस सेट भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।